Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is Rajan Kumar, your social science faculty. प्रीवियस वीडियो में हमने जो है डिसइंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके पीछे रीजन क्या, कारण क्या थे। तो हम लोगों ने इसमें 5 पॉइंट डिस्कस किया था, आपको याद होगा। एक तो था इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, और सेकंड पॉइंट था नॉलेज ऑफ वेस्ट, और थर्ड पॉइंट था राइज ऑफ नेशनलिज्म, फोर्थ पॉइंट था आपका आयरनी, एंड फिफ्थ पॉइंट था इनएबिलिटी ऑफ गोर्बाचेव, है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होगा, शायद आपने वीडियो अगर देखा है पूरी तरीके से तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था। अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने क्या कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब हो गया, परिणाम, है ना। जब सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, कोलैप्स हो गया पूरी तरीके से, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, आज हम वही वीडियो जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और देखिए आप समझने का कोशिश करिएगा। इसमें कंसिक्वेंसेस को अगर हम देखें तो इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एंड ऑफ कोल्ड वार। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि कोल्ड वार जो है हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। सेकेंड पॉइंट, क्या हो गया, पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या है, ठीक है, इमरजेंस ऑफ मेनी प्लेयर्स। ठीक है, ये 3 इसके जो है क्या हुए थे, परिणाम निकले थे, इसके जो जो प्रभाव पड़ा था, जो उसका, ये 3 पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोल्ड वार, एंड ऑफ कोल्ड वार। ठीक है, देखो क्या हुआ था। आपको पता है कि जब कोल्ड वार, ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड, जब कोल्ड वार का समय चल रहा था, तो उस समय आपको पता होगा कि बहुत अधिक जो है वेपन्स को जो है प्रोड्यूस किया जा रहा था, है ना। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा, यही पड़ा इसमें, है ना। पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा था, पहला पॉइंट क्या था, एंड ऑफ आर्म रेस। ठीक है, किसके अंदर, कोल्ड वार के अंदर जो है, पहला तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो पहला तो ये खुद ही है, एंड ऑफ कोल्ड वार, कोल्ड वार का खत्म हो गया, अंत हो गया। दूसरा अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो क्या है इसके अंदर, एंड ऑफ आर्म रेस, है ना। जो वेपन्स ये बना रहे थे अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, दूसरे को अपने से जो है नीचा दिखाने के लिए, तो वो आर्म रेस भी क्या हो गई, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही खत्म हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या था इसके अंदर, एंड ऑफ साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। हमने पढ़ा था ना कि भाई दोनों जो है दो तरह के क्या है, आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, है ना। यूएसएसआर किसको फॉलो करता था, कम्युनिस्ट को, या सोशलिज्म को, है ना, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। और यूएसए जो था ये किसको फॉलो करता था, कैपिटलिज्म को, है ना। तो ये जो इनके बीच में जो ये डिफरेंस था ना, ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, ये अब क्या हो गया था, खत्म हो गया था, एंड हो गया था। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, यही है, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या है, पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, देखो जैसे कि हम लोगों ने जाना था ना प्रीवियस वीडियो में, याद करो आप, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो हमने क्या कहा था कि ये एक ऐसा सिचुएशन था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब दुनिया बिल्कुल तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी थी। कभी भी इनके बीच में जो है ये वॉर शुरू हो सकती थी, कभी भी जो ये कोल्ड वॉर था ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हो सकता था। ठीक है, तो जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कोल्ड वॉर का खत्म हो गया।
ठीक है। और इन लोगों के बीच में जो है सीक्रेट मीटिंग के थ्रू इन्होंने जो है पीस को स्टेब्लिश करने का काम किया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इसके कंसिक्वेंसेस में जो है एक पीसफुल वर्ल्ड का क्रिएशन भी इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। ठीक है। तो ये इसके क्या थे, पहले वाले पॉइंट के 3 सब पॉइंट है। ठीक है। एंड ऑफ कोल्ड वार, कोल्ड वार के अंदर क्या क्या बदलाव आया था। पहला आया था एंड ऑफ आर्म रेस, जो आर्म रेस था ये खत्म हो गई। सेकेंड पॉइंट था एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, इनके बीच में जो वैचारिक जो डिफरेंस था, कन्फ्लिक्ट था, मतभेद था, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। पीसफुल वर्ल्ड, दुनिया जो है अब जो है शांति की जो है सांस लेने लगी, या शांति का जो है माहौल क्रिएट हुआ वर्ल्ड में। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा कारण है, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है एक ऐसा रीजन बन सकता था जब दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाती है ना, या कूद पड़ती। तो इस सिचुएशन से ये बाहर निकल के क्या किए, पीस को स्टेब्लिश किए। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर थे। अब देखो सेकंड पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। कौन सा, पॉलिटिकल कंडीशन। सब वही जो पहले वाले हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, सोवियत सिस्टम, सारे पॉइंट्स वहीं से आपको मिलेंगे, है ना। देखो क्या हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या बदलाव आया। पहला तो यही आ गया कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई। कहां से, यूएसएसआर से। अब वो कोलैप्स भी हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो रसिया उसका जो है क्या था, उसकी लेगेसी को फॉलो कर रहा था यूएसएसआर के। तो रसिया से भी क्या हो गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक तरह से समझो खत्म हो गई, है ना। तो एंड ऑफ रशिया। ठीक है। कम्युनिस्ट, जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का खात्मा हो गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, है ना। ठीक है। लोगों को क्या मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई। तो ये कुछ बदलाव हो रहे थे किसमें, इसके पॉलिटिकल कंडीशन में। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखो इसके अंदर क्या था। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट खत्म हो गई और डेमोक्रेसी आ गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया लोगों को। सेकंड पॉइंट क्या था इसका, वर्ल्ड बिकम मल्टीपोलर, है ना। दुनिया जो क्या हो गई, अब मल्टीपोलर हो गई। देखो मल्टीपोलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम दो ही जो है ब्लॉक्स के बारे में बात करते थे, है ना। तो दो ब्लॉक या दो पोलर में जो है डिवाइड थी दुनिया, एक यूएसए था और दूसरा क्या था, यूएसएसआर था। वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री थी वो सभी क्या है, या तो इनके अंडर में थी या फिर इनके कंट्रोल में थी, या तो इनके फेवर में होती थी या इनके फेवर में होती थी। आपको याद होगा कि इसमें मैंने बताया था नाटो। ठीक है। ये 1949 में बना था, आपको याद होगा शायद। ये देखिए ये वाला तो जो था वार्सा पैक्ट। ठीक है। 1955 में बना था। इन इन दोनों ही जो ये जो ट्रीटी थी, ये जो जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये दोनों ही क्या करते थे, वर्ल्ड के जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते थे ना, इनको अपने अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करते थे। ठीक है। या तो दुनिया इधर हो जाती थी या तो इधर हो जाती थी, तो दोनों अगर देखें तो दो पार्ट में डिवाइड थे। ठीक है। लेकिन एक और तीसरा पार्ट भी था, जब इंडिया आजाद हुआ और भी कंट्री इजिप्ट वगैरह और भी ज्यादा जो आजाद हुए, जब उनको इंडिपेंडेंट मिली, तीनों ने एक नया जो है ग्रुप बना लिया जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट भी बोलते हैं। तो पहले दुनिया क्या थी, केवल दो छोरों में या दो कोनों में डिवाइडेड थी, या तो इस साइड में आधी दुनिया इस साइड में। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वैसे ही दुनिया क्या हो गई, मल्टीपोलर हो गई। अब नए नए जो है कंट्री उभर कर बाहर आने लगी। ठीक है। देखो कैसे, अभी आपका शायद सेकंड चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है। वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। देखो अब क्या हो गया कि जैसे देखो ईयू निकला, है ना, चाइना और खुद रसिया। ठीक है। और यूएसए तो था ही। ठीक है।
तो ये सारी कंट्री, चाइना निकला, चाइना अभी आपको पता होगा कि कितना पावरफुल है ना? तो बहुत सारी कंट्रीज जो है ऐसा चाहते हैं कि हम क्या करें, इसके साथ ट्रीटी करें और ट्रेड करें। बहुत सारी कंट्री इसके साथ ट्रीटी और ट्रेड करती हैं, इसके साथ करती हैं, इसके साथ करती हैं, है ना? तो वो जो दो पोल में डिवाइड था वो पोल खत्म हो गया, अब दुनिया क्या है, मल्टीपोलर में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है ना? आगे देखो क्या है अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो इसमें। अब देखो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका इमरजेंस हुआ है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगर हम देखें, अगर दो इसमें स्पेशली हम दो की बात करेंगे, किसकी किसकी, वर्ल्ड बैंक और दूसरा है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, इमरजेंस हुआ। ये भी मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब इनका जो है, वर्ल्ड ट्रेड में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे ये। ठीक है, देखो अब जब ये कोलैप्स हुआ, जब ये डिवाइड हुआ चार पांच पार्ट में, है ना, मतलब 15 कंट्रीज में जब ये डिवाइड हुआ, तो ये जो न्यूली 15 इंडिपेंडेंट कंट्री थी वो सब जो है इनके क्या हो गए, मेंबर बन गए, है ना। इवन यहाँ तक कि रशिया भी क्या हुआ, इनका मेंबर बन गया, है ना। तो ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम पॉलिटिकल कंडीशन में हम बदलाव के रूप में देखते हैं। एक तो ये था कि भाई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है रशिया से खत्म हो गई, यूएसएसआर से खत्म हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई, है ना। सेकंड जो था, जो कभी दो पोल में डिवाइड थी दुनिया, वो क्या हो गई, मल्टीपोलर हो गई। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गए, जैसे वर्ल्ड बैंक, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सभी के जो है ये न्यूली इंडिपेंडेंट, जो कोलैप्स होने के बाद रशिया के या डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, वो भी क्या हो गए, इनका एक हिस्सा बन गए, एक पार्ट बन गए। ठीक है, और ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, ये और ये दोनों ही किसको सपोर्ट करते हैं, एलपीजी को। ठीक है, इसका मतलब मैंने बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये खत्म हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वहां पर ये चीजें भी अब आने लगी। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखो क्या था, आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बाल्टिक स्टेट के बारे में, बाल्टिक स्टेट या रिपब्लिक प्लस ईस्ट यूरोपियन कंट्री। अब जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गए। जब ये इंडिपेंडेंट हो गए तो ये भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हो गया, एक मेजर रोल प्ले करने लगे, है ना। तो मेजर रोल प्ले करने के लिए या तो ये जो है ईयू में शामिल हो गए, ठीक है, या फिर जो है नाटो में शामिल हो गए। जैसे ही इंडिपेंडेंट हुए तो ये या तो वेस्ट की तरफ भागे, वेस्ट की तरफ ये भागे निकल कर। ठीक है, मेनली जो है ये किधर भागे, वेस्ट। देखो यूरोपियन यूनियन, जितनी भी यूरोपियन कंट्री है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में इसके बारे में, है ना। नाटो क्या है, एक जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, अमेरिका का। अमेरिका और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उस समय की, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कब बना था, 1949 में बना था, है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, आपको याद होगा अगर, 1949 में ये बना था। तो जब ये नए वाले जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थे, जब इनको इंडिपेंडेंस मिली, तो ये भी क्या हो गए, इनके साथ चले गए, है ना। या तो नाटो में चले गए या इसके ईयू के मेंबर बन गए। और साथ ही साथ बाल्टिक रिपब्लिक, जिसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया और जो आपका लातविया, ये तीनों कंट्री भी क्या हो गई, कुछ इसमें से ईयू में मिल गई जाकर, और कुछ जाकर कहाँ मिल गई, नाटो में मिल गई। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखो जो है, ये फर्स्ट पॉइंट था, जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी, इसमें से जो नई नई जो आजाद हुई थी, जिनको आजादी मिली थी, जिनको इंडिपेंडेंट मिली थी, इसमें से कुछ रसिया के साथ चली गई और कुछ किसके साथ चली गई, चाइना के साथ।
ठीक है। देखो, जो बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जब इनको इंडिपेंडेंट मिली, नाटो या ईयू को ज्वाइन कर लिया। जबकि सेंट्रल एशियन कंट्री थी, कुछ तो रशिया के साथ रही और कुछ किसके साथ चली गई, चाइना के साथ चली गई। ठीक है, तो ये था इसके कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस की बात करें तो ये जो इसके 3 पॉइंट में हम लोगों ने इसके कंसिक्वेंसेस को देखा। पहला पॉइंट क्या था, कोल्ड वार खत्म हो गया, तो इसके अंदर हमने देखा आर्म रेस खत्म हो गई, है ना, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, पीस मेंटेन हुई पूरे वर्ल्ड में। पॉलिटिकल कंडीशन में देखा हम लोगों ने कि भाई जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट खत्म हुई तो डेमोक्रेसी आ गई, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई, है ना। अब लोग जो है इंटरेक्ट करने लगे थे वेस्टर्न कंट्री से, है ना, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होने लगी थी एक दूसरे के साथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखा था हमने कि जो दुनिया कभी यूनिपोलर थी अब वो क्या हो गई, मल्टीपोलर हो गई, है ना। बहुत सारे नए नए प्लेयर जो है उनका जन्म हुआ, है ना। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे। तो ये कुछ बदलाव थे, कुछ इसके परिणाम थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉक थेरेपी एंड कंसिक्वेंसेस। ठीक है ना। शॉक थेरेपी बेसिकली था क्या, देखो, जब हम देख रहे थे जब दुनिया यूनिपोलर थी, दो पार्ट में डिवाइड थी, तो हम देखते थे कि दो तरह के सिस्टम भी थे। जो आधी दुनिया एक सिस्टम को फॉलो कर रही थी, आधी दुनिया दूसरे सिस्टम को फॉलो कर रही थी, है ना। और दोनों ही सिस्टम अपने आप को क्या बनाते थे कि हम सबसे अच्छा सिस्टम है, हम सर्वोच्च सिस्टम है, हमसे अच्छा कोई सिस्टम है नहीं, है ना। तो जब दुनिया ने यह देखा कि सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये क्या हुआ, जो इनका सिस्टम था उस सिस्टम को उन्होंने पूरी तरीके से बदल कर जो है वेस्टर्न सिस्टम को अडॉप्ट करने लग गए। तो जब ये वेस्टर्न सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू किए तो क्या हो गया, पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा, शॉक लगा, है ना। कारण ये था कि जिस चीज को लेकर, जिस सिस्टम को ये फॉलो कर रहे थे, जिस सिस्टम के अंडर ये रूल कर रहे थे, उस सिस्टम के अंदर जो है ये जिस सिस्टम को ये फॉलो कर रहे थे, जिस सिस्टम के अंदर ये रूल कर रहे थे, उस सिस्टम को लेकर ये 45-46 सालों तक रूल किए। ठीक है, और फिर अचानक से ये क्या किए, उस सिस्टम को ही पूरी तरीके से बदल दिए। और जब ऐसा बदलाव आया तो दुनिया को क्या लगा, एक बहुत बड़ा झटका लगा, एक बहुत बड़ा शॉक मिला। तो यही है आपका जो है अभी ये वाला पॉइंट जो है, हम यही वाला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, शॉक थेरेपी। ठीक है, देखो, अथॉरिटेरियन। ठीक है, क्या था ये, एक अथॉरिटेरियन स्टेट था। कौन ये, अगर हम पोस्ट हम उस पोस्ट सोवियत यूनियन की बात करें, यूएसएसआर की बात करें, तो ये क्या था, एक अथॉरिटेरियन स्टेट था। ठीक है, क्या था, एक अथॉरिटेरियन स्टेट था। या अगर हम दूसरा देखें तो ये क्या था, एक सोशलिस्ट सिस्टम था। ठीक है, क्या था, या तो अथॉरिटेरियन था। आपको याद होगा जब हमने स्टालिन के बारे में किया था कि हजारों लोगों को उसने मरवा दिया। क्यों, क्योंकि वो उस स्टालिन का पॉलिसी का और स्टालिन के जो है स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट का विरोध कर देते थे, तो वो कहता था अच्छा हमारे विरोध जाओगे, तो उनको किल करवा देता था, मरवा देता था, है ना। सोशलिज्म या जो कम्युनिज्म जो है ये क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन करता था, सेंट्रलाइज पावर था ये, है ना। किसी भी प्रकार का जो है फ्रीडम नहीं था लोगों को, तो ये सारे सिस्टम थे। तो जब ये कोलैप्स हुआ तो इसी के अंदर क्या हो गया, बदलाव आ गया। ठीक, ये सारा सिस्टम खत्म होकर क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पे आ जाएगी डेमोक्रेसी, है ना। अथॉरिटेरियन से क्या बदल गया, ये डेमोक्रेसी में चेंज हो गया। ठीक है, और सेकंड सोशलिस्ट सिस्टम से किस में चला गया, कैपिटलिज्म में। ठीक है, किस में बदलाव हो गया, देखो, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट था, ये बदल कर क्या हो गई, डेमोक्रेसी हो गई। कहाँ की बात कर रहे हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे आफ्टर द सोवियत यूनियन कोलैप्स। जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो जितनी भी कंट्री थी उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और दूसरा क्या था कि सोवियत यूनियन में सोशलिस्ट सिस्टम था, ये सोशलिस्ट सिस्टम चेंज होकर क्या हो गया, कैपिटलिज्म सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, है ना। कैपिटलिज्म सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। इसी कंडीशन को ही क्या कहा गया था, शॉक कहा गया था। इसी को क्या कहा गया था, शॉक थेरेपी कहा गया था।
ठीक है। और ये शॉक थेरेपी किसके लिए, थेरेपी का मतलब क्या है, उपचार, है ना। शॉक का मतलब है झटका, है ना, झटका देके इनका क्या किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है ना। चलिए देखिए किसका किसका इलाज किया गया इसमें। रसिया, सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री, और कौन था, ईस्टर्न यूरोप, है ना, ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। शॉक थेरेपी का क्या मतलब था, सिस्टम में बदलाव, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेसी में चेंज हो गई, जो सोशलिस्ट सिस्टम था वो कैपिटलिज्म में चेंज हो गया। ये दोनों ही क्या थे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे, ठीक है। इसी सिचुएशन को ही क्या कहा गया, शॉक थेरेपी कहा गया। जितने भी रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्री प्लस ईस्टर्न यूरोपियन यूरोपियन कंट्री, इन्होंने जो है इस सिस्टम को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को ही हम लोग शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस शॉक थेरेपी के अंदर जो बदलाव क्या है, ठीक है, चेंजेस क्या है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है भाई, शॉक थेरेपी तो हो गया, हमें पता चल गया कि हमने ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। अब थोड़ा बहुत शायद आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। पहला पॉइंट अगर इसके अंदर देखें तो इन्होंने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी ले लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ पे प्राइवेटेशन आ गया, ठीक है। अब जो कभी जो है कम्युनिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, अब वो चेंज होकर क्या हो गया, इकोनॉमी हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या देखो, कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग चेंज हो गई, कन्वर्ट इंटू कन्वर्ट इंटू प्राइवेट फार्मिंग, है ना। और क्या चेंज आया, ट्रेड अलायंसेस बनाई गई, है ना, किसके साथ, वेस्ट के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ क्या बनाई गई, ट्रेड अलायंसेस बनाई गई। तो ये कुछ आप देखो बदलाव कैसे हो रहा है, ठीक है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की गई, है ना। देखो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या है, देखो इंटरनेशनल जब ट्रेड किया जाता है, जब इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है तो जनरली वो किस में किया जा रहा है, आज की बात कर रहे हैं और उस समय भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हो गया तो यूएस ने अपनी हेजेमनी स्टेब्लिश कर ली। तो यूएसए की जो करेंसी थी वो क्या थी, डॉलर, है ना, डॉलर थी। करेंसी क्या थी यूएसए की, डॉलर। इस डॉलर को ही क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड का मीडियम बनाया गया। अब अगर हम यूएसएसआर की बात करें या रशिया की बात करें, रशिया की बात करते तो यहाँ की क्या थी, रूबल थी, है ना, रूबल करेंसी थी। अब इस रूबल को जो है इस डॉलर में बदलना पड़ा, क्यों, क्योंकि इनको क्या करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है ना। जब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो जितने भी, जैसे मान लो इंडिया से ये ट्रेड कर रहे हैं अभी, कौन, रशिया, इंडिया से जब ट्रेड करेगी तो जो हम सामान रशिया को भेजेंगे तो रशिया उसके बदले में हमें क्या देगा, यही डॉलर ही देगा, रूबल नहीं देगा। अब ये हम लोगों ने अभी एग्रीमेंट किया कुछ ही साल पहले कि अब हम अपनी जो है अपने अपने देश की करेंसी से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो डॉलर यूज का क्या होता था, मीडियम होता था, है ना। डॉलर के बदले में आपको गुड्स मिलते थे, आप पेमेंट जो करेंगे वो डॉलर के माध्यम से करेंगे। तो इसी को क्या कहा गया, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी कहा गया, ठीक है।
और देखो क्या हो गया। सेवंथ पॉइंट क्या था, ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन के क्या हो गया, जो जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो तेजी से क्या होने लगी, इधर उधर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगी। मतलब दुनिया में कोई भी घटना घट रही है, ठीक है, वो अब अछूती नहीं है किसी दूसरे देश से। हर जगह पे क्या वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही थी तेजी से। इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा था, है ना। रशिया में बनने वाले गुड्स अमेरिका में बेचे जा रहे थे, अमेरिका में बनने वाले गुड्स रशिया में बेचे जा रहे थे। रशिया के जो है ट्रेड यूरोपियन कंट्रीज से हो रहा था, नेचुरल गैसेस, है ना, ऑयल एंड जो है कोल, ये सब रशिया से कहाँ जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है। उसके बदले में इन्हें क्या मिल रहा था, डॉलर मिल रहा था, एक्सचेंज। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी अब क्या हो गई थी, तेज हो गई थी, है ना। इन कंट्रीज के बीच में अब ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे। जब जब ट्रेड स्टार्ट हो गया तो दुनिया क्या हो गई, एक दूसरे के करीब आ गई, है ना, नजदीक आ गई, है ना। तो इस तरीके से देखें तो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन भी इस डिसइंटीग्रेशन का एक प्रभाव था, एक परिणाम था। शॉक थेरेपी के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये भी था, ठीक है। एक और था डीरेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डीरेगुलेशन। किसका डीरेगुलेशन, जितने भी पुराने सिस्टम थे, जो सोवियत सिस्टम के जो सिस्टम थे, सोवियत यूनियन के जो सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट कर रखा था, उस सारे सिस्टम को खत्म करके क्या करना था, नए सिस्टम को अडॉप्ट करना था। इसी सिचुएशन को क्या कहा गया है, डीरेगुलेशन, ठीक है। तो देखो ये शॉक थेरेपी के अंतर्गत जो हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। बेसिकली शॉक थेरेपी क्या था, अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेसी में चेंज हुआ, सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिज्म में चेंज हुआ। इसी कंडीशन को जो है क्या कहा गया, शॉक थेरेपी कहा गया। इस शॉक थेरेपी कहाँ कहाँ की गई, ठीक है, रशिया में की गई, सेंट्रल एशियन कंट्री और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में, ठीक है। अब इस शॉक थेरेपी से जो बदलाव क्या आया, बदलाव ये आया कि अब ये डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गए, प्राइवेटेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई यहाँ की। कलेक्टिव फार्मिंग जो है कन्वर्ट हो गई वो प्राइवेट फार्मिंग में, है ना। ट्रेड अलायंसेस बनाई गई वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ठीक है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर जरूरी था, तो रूबल का जो है एक्सचेंज होता था किसमें, डॉलर में, है ना। ग्लोबलाइजेशन आ गया, अब दुनिया जो है एक दूसरे के करीब आ गई, सब एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे, है ना। इंफॉर्मेशन का तेजी से एक्सचेंज होने लगा। ड्यू रेगुलेशन, जो पुराने सिस्टम थे उसे बदल दिया गया है, उसके बदले में क्या है, नए सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है शॉक थेरेपी का जो है ये आप ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इस पॉइंट्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं, ठीक है। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, है ना। कारण क्या था कि देखो जो वहाँ की जो जो नॉर्मल लोग थे, जो आम आदमी थे, क्योंकि वहाँ का एक सिस्टम था ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी बंद थी तो उनकी सेविंग क्या थी, कुछ भी नहीं थी। एक भी रुपए वो अपने पास जमा करके नहीं रखते थे, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, कोलैप्स हुआ और पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, है ना। इन्होंने पूरा सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज वाला अडॉप्ट कर लिया। जब ऐसा हुआ तो उनके पास तो सेविंग के नाम पे कुछ नहीं था, तो खरीद फरोख्त कहाँ से करेंगे, खाएंगे पिएंगे कहाँ से, सारी चीजें उनसे छीन ली गई, सारी चीजें सेल कर दी गई, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी लोगों में। यही तो शॉक थेरेपी था ना, है ना। तो आप देखो क्या हुआ, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे इस शॉक थेरेपी के, है ना। कंसिक्वेंसेस ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, है ना। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखो क्या था। हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल, ठीक है। क्या मतलब था, देखो जितनी भी इसकी इनकी इंडस्ट्रीज थी, इनमें जो है 90% जो है इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया था, सेल कर दिया गया था, ठीक है। रशिया के अंदर जितनी है 90% इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, ठीक है। भाई देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था सिस्टम में, सेंट्रली जो है सेंट्रलाइज सिस्टम था। सारी की सारी इंडस्ट्री को कौन ओन कर रहा था, गवर्नमेंट कर रही थी। सारी की सारी इकोनॉमी एक्टिविटी कौन कर रहा था, स्टेट कर रहा था। जब इसमें बदलाव आया तो जाहिर सी बात है कि जो इंडस्ट्रीज कभी गवर्नमेंट ओन्ड करती थी उसे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा प्राइवेट कंपनीज को। तो जो सोवियत जो रशिया के अंदर जो है 90% जो है इंडस्ट्रीज को इन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया,
ठीक है। और क्या किया इन्होंने, तो जाहिर सी बात है जब ये बेच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंड ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, है कि नहीं। जो भाई सेंट्रल कंट्रोल था, जो पूरा का पूरा जो है कंट्रोल सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट कर रही थी, उस पूरे ही सिस्टम का क्या हो गया, अब खात्मा हो गया। 90% इंडस्ट्रीज को सेल कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ कर दिया गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ कर दिया गया। सेकंड पॉइंट देखो क्या था, सेकंड मार्केट फोर्सेस, ठीक है। मार्केट फोर्सेस क्या था इसके अंदर, जितनी भी रशिया की, ठीक है, वैल्यूएबल इंडस्ट्री थी, वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज सेल कर दी गई, किसमें, अंडर दी, अंडर वैल्यू सेल कर दी गई, क्या कर दी गई, बेच दी गई इनको, किसमें, अंडर वैल्यू में। अब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, उस वैल्यू से बहुत कम वैल्यू में से क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, ठीक है। मार्केट फोर्सेस के प्रभाव में आकर जो रशिया की वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी, जो बहुत ज्यादा मूल्यवान इंडस्ट्रीज थी, उनका जो है बेचा गया किस पर, अंडर दी प्राइस, है ना। मतलब कि उनका जो मूल्य रखा गया, जिस कीमत पे वो बेची गई, वो प्राइस क्या थी, उस इंडस्ट्रीज की वैल्यू क्या, देखिए कंपैरिजन में क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी, है ना। सेकंड देखो, अरे थर्ड पॉइंट देखो क्या है, इकोनॉमिक डिवाइड, ठीक है। इकोनॉमिक क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या किया गया, लोगों के बाउचर्स बांटे गए, है ना, बाउचर्स बांटे गए, ब्लैक मार्केटिंग हुई, क्योंकि देखो लोगों के पास पैसा तो था ही नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट जब ये सेल स्टार्ट की ना, अपनी इंडस्ट्रीज की जो बेचना शुरू किया, तो कौन लोग इसको खरीदेंगे, तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, वहां की जो है बाउचर्स देना शुरू किया, ठीक है। बाउचर्स बांटे, है ना। बाउचर्स बांटने के बाद, हाँ, बाउचर्स बांटे, बाउचर बांटने के बाद यहाँ पे क्या किया, सेकंड पॉइंट देखो, ब्लैक मार्केटिंग हुई, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग की गई, है ना, माफिया लोग आए, है ना, माफिया लोगों का बहुत प्रभाव था रशिया में। रिसोर्सेज को जो है औने पौने दाम पे बेचा गया प्राइवेट कंपनियों को, है ना। रिसोर्सेज के ऊपर लोग कंट्रोल कर लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना। और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, है ना। रिच एंड पुअर पीपल जो थे उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गया, गरीब बहुत ज्यादा क्या हो गया, गरीब हो गया, है ना। गवर्नमेंट ने अपनी जब इंडस्ट्रियल सेल स्टार्ट की, तो उसके लिए उन्होंने बाउचर्स बांटे। इन बाउचर्स को, लोगों के पास तो पैसा है नहीं, तो वो इंडस्ट्री क्या खरीदेंगे, तो अपने बाउचर्स को ये क्या करते थे, मार्केट में बेच दिया करते थे, है ना। इनसे जो है ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। माफिया लोग होते थे, लोगों को डरा धमकाकर उनके बाउचर्स छीन लिया करते थे, या फिर जो है डरा धमकाकर ये इंडस्ट्रीज के ऊपर अपना कब्जा कर लिया करते थे, औने पौने दाम पे इंडस्ट्रीज को खरीद लिया करते थे। रिसोर्सेज की जो है सही तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गया, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गया, है ना। और इसके साथ ही साथ क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन भी यहाँ पे लागू हो गया था, ठीक है। अगर हम इन सबको देखें तो एक तरीके से इस सिस्टम में क्या हो गया था, इस सारे सबको जो है क्या कर दिया गया था, प्राइवेट कर दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से देखा तो इसका जो कंसिक्वेंसेस था सॉफ्ट थेरेपी का, अभी ये तीन है, आगे का डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल, ठीक है, 90% इंडस्ट्रीज को सेल कर दिया गया। एंड हो गया किसका, सेंट्रलाइज सिस्टम का। प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो अलाउ कर दिया गया।
मार्केटिंग फोर्सेस, जो मार्केट फोर्सेस थी, उन्होंने क्या किया, जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी रसिया की, उसको अंडर वैल्यू पे खरीद लिया, है ना। इकोनॉमिक डिवाइड कर दी गई, जो लोगों को बाउचर्स बांटे गए। डिवाइड डिवाइड क्या हो गया, मतलब कि जो कभी कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, वो अब चेंज होकर क्या हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, है ना। कैपिटलिस्ट मतलब सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। तो इसमें जो प्राइवेटेशन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे कंडीशन में सारी इंडस्ट्रीज को जब बेचा जा रहा था तो लोगों के पास पैसा था नहीं, तो क्या बांटे गए, बाउचर्स बांटे गए। उन बाउचर्स की ब्लैक मार्केटिंग हुई, लोगों ने उन्हें पौने दाम पे वो बाउचर्स खरीदे, है ना। माफिया का प्रभाव बहुत ज्यादा था, है ना। डरा धमका कर लोगों के बाउचर्स ले लिया करते थे, बहुत कम कीमतों पे या तो खरीद लेते थे, या फिर जो है डरा धमकाकर उनसे छीन लिया करते थे। रिसोर्सेस का सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गया, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गया। और सारे सिस्टम को देखें, ये पूरा का पूरा क्या था, एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलो डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या था, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। ठीक है, क्या था इसमें, जो रूबल था उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। डाउन ऑफ रूबल वैल्यू, है ना। जो रूबल की वैल्यू थी वो क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या था, जो इंक्रीज्ड प्राइसेस, इंक्रीज प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स की इंक्रीज प्राइसेस ऑफ गुड्स। थर्ड क्या था, नो सेविंग। ठीक है, लोगों देखो, रूबल का वैल्यू गिर गई, है ना। अब जो चीजें उनको कभी 10 रुपए की मिलती थी, अब उनको जो 50 रुपए की मिलने लगेगी, है ना। जैसे मान लो, सपोज करो कि कोई एक चॉकलेट है, इसकी कीमत कभी क्या थी, 10 रुपए थी, लेकिन जब रूबल की वैल्यू डाउन हुई, यही चॉकलेट कितने का मिलने लगा, 50 रुपीज का मिलने लगा, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू का डाउन होना। ठीक है, जो कभी 10 रुपए का था, अब वो बढ़ गया, 50 रुपए का हो गया। इस तरीके से देखें तो रूबल का जो है क्या हो गया, वैल्यू डाउन डाउन हो गया। जितने भी खाने पीने की चीजें थी, वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा महंगी हो गई। महंगी होने के साथ साथ क्या था, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी वहां पे क्या था, बैन थी, है ना। तो बैन होने की वजह से लोगों ने कभी भी सेविंग करने ही नहीं दिया गया। जब सेविंग नहीं है तो लोग वैसे भी बहुत ज्यादा गरीब हो गए, है ना। तो जो यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या थी, पुअर थी। ठीक है, रशिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या थी, है ना, पुअर। मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या थी, पुअर थी, बहुत ज्यादा गरीब थी, है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, नो सोशल वेलफेयर। जितनी भी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी, ठीक है, वो सब क्या कर दी गई, हटा दी गई। एंड ऑफ सब्सिडीज, है ना। एंड ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडीज का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना। तो इसलिए देखा जाए तो ये लोगों के जो है कल्याण के लिए नहीं थी, सोशल में उनके जो है वेलफेयर में नहीं थी, उनके हित में नहीं थी, है ना। तो कोई भी सोशल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, सोशल वेलफेयर लोक कल्याण के कार्य नहीं हो रहे थे। जो ये सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा था, वो भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, अब यहाँ पे ये सब देखो, अब 6 पॉइंट अगर हम देखें तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर डिक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी, है ना। फूड सिक्योरिटी जो इनको, देखो, अब क्या था, अगर हम सोवियत सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, कलेक्टिव फार्मिंग होती थी ना। ठीक है, इस कलेक्टिव फार्मिंग के माध्यम से क्या करते थे, ये सबको जो है फूड प्रोवाइड करते थे, है ना। फूड क्या था, सभी के लिए था अवेलेबल। लेकिन जब ये कलेक्टिव फार्मिंग ही खत्म हो गई, इसकी जगह पे इन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट फार्मिंग कर दिया। अपना अपना जमीन खरीदो, अपना अपना खेती करो। ठीक है, और सेविंग क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जो
यहाँ पे पहले फूड सिक्योरिटी इन्हें मिली हुई थी कलेक्टिव फार्मिंग के थ्रू। अब वो जब प्राइवेट फार्मिंग में कन्वर्ट हुई तो इनके पास क्या हो गया, खाने पीने की चीजें भी नहीं थी। अच्छा, खाने पीने की चीजें इसलिए भी नहीं थी क्योंकि इनके पास कोई सेविंग भी नहीं थी, है ना। जब सेविंग नहीं है, कलेक्टिव फार्मिंग खत्म हो गई, प्राइवेट फार्मिंग स्टार्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, 7th पॉइंट, डेमोक्रेसी, है ना। अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को जब इन्होंने अडॉप्ट किया तो इनकी इकोनॉमी क्या हुई, राइज तो हुई, है ना। इकोनॉमी क्या हो रही है इनकी, राइज तो हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इकोनॉमी में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का बनाया गया, फर्स्ट तो बदलाव ये आया, दूसरा बदलाव क्या आया, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत जल्दी में बनाया गया, ठीक है। क्या करा गया, बहुत जल्दी में बनाया गया, बहुत जल्दी जल्दी मतलब चीजें बदल रही थी, ठीक है। जब बहुत जल्दी से इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम पावर किसके पास चली गई, प्रेसिडेंट के दे दिया इन्होंने, है ना। जल्दबाजी में जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दिया गया, ठीक है, जो पावर इनको जो है जब डिवाइड किया गया तो इसमें से मैक्सिमम पावर किसके पास चली गई, मैक्सिमम पावर चली गई प्रेसिडेंट के पास। मैक्सिमम पावर इन्होंने किसको दे दिया, प्रेसिडेंट को दे दिया, ठीक है। अब इसके देखो एक एग्जाम्पल भी है, एक नहीं दो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब अगर देखें तो अगर हम बात करें तो रशिया का प्रेसिडेंट क्या है, रशिया में सबसे पावरफुल है ना, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल पर्सन इन रशिया, ठीक है। रशिया में क्या है, सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है। इसके साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी और भी देख लो, जैसे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये दो कंट्री ऐसी थी जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि डेमोक्रेसी ये भी अडॉप्ट किए, आजाद हुए थे नए नए, है ना। और तुरंत इन्होंने जल्दी जल्दी में क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इन्होंने भी अपनी पावर किसको ज्यादा दे दी थी, प्रेसिडेंट को ज्यादा पावरफुल कर दिया था, है ना। ये भी क्या था, पावरफुल था, मोस्ट पावरफुल, ठीक है, मोस्ट पावरफुल था ये। और जब ये सबसे ज्यादा ताकतवर है तो इसने क्या किया, यहाँ पे 10-10 साल के लिए इन्होंने अपनी पावर को क्या कर लिया, अपने रूल को इन्होंने बढ़ा दिया था, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझो इसको, इन्होंने डेमोक्रेसी, जब इन्होंने डेमोक्रेसी लाया, ठीक है, डेमोक्रेसी लाया तो इनकी इकोनॉमी क्या हुई, राइज हुई, ठीक है। इन्होंने जल्दी जल्दी में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब जल्दी जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो मैक्सिमम पावर किसके पास चली गई, प्रेसिडेंट के पास चली गई। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में जो है मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है कौन, वहां का प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके साथ ही साथ दो और एग्जाम्पल हैं, जैसे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे भी जो है जल्दी जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशन बना और इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को सबसे पावरफुल बना दिया गया। इसी पावर का यूज करते हुए जो यहाँ का प्रेसिडेंट था वो अपना जो टेन्योर था वो 10-10 साल करके बढ़ा लिए, है ना, ठीक है। तो देखो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो शॉक थेरेपी एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है डाउट क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। हम उसके ऊपर जरूर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लेक्चर समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।